तवानाई का बहरान हमारा अपना पैदा करदा है। जी हाँ, ये वजह नहीं है कि हमारे पास तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं, बल्कि हमारे जो साल साल से झूठ की एक रिवायत चलती आ रही है वो जिम्मेदार है इसकी। बात यह है, पाकिस्तान के पास कोई कुदरती वसाइल वगैरह नहीं है। पाक स्टेट्स की बुक के अंदर एवं इधर उधर की मारी हुई है, ठीक है ना, सीधी जो बात है। और मुसलसल उस झूठ को मनवाने में हम लगे हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी शख्स की रंगत काली हो और वो खुद को गोरा गोरा कहलवाने पर आप सबको मजबूर करें। पाकिस्तान के पास कुदरती वसाइल नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के लोग बहुत ज़हीन, अक्लमंद हैं। हमने क्या मैसेज दिया लोगों को कि आप बेवकूफ़ हो, आप स्टूपिड हो, आप फूल हो, लेकिन हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं। उसका नतीजा ये हुआ है कि जो एक मुनज़्ज़म तौर पे लोगों का माइंडसेट क्रिएट हो गया कि पाकिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई? डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुई कि हर शख्स ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब अब ये गैस हमारी तरफ डाइवर्ट कर दो। वोट ख़रीदने का अच्छा तरीका, मेरे गांव में बिजली आई है, मेरे गांव में बिजली आई है ना सर? अस्सलाम वालेकुम। देख रहे होते हैं कभी कभार नवाज शरीफ साहब, लेकिन मैं लाइक करता हूँ, आपको रिस्पेक्ट करता हूँ सर, वो एक अलहदा बात है कि ये नारा आपके दौर में आया। अब ये बिजली गैस की बात करके हमने अवाम को तो अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तान के जो दीगर शोबाजात हैं उनके पास कुदरती गैस नहीं। इसके साथ साथ मुल्क में बिजली का बहरान क्यों है? सुबह शाम पुशिंग इनटू आवर ब्रेन, किकिंग अस अगेन एंड अगेन, 5 दरिया 5 दरिया 5 दरिया 5 दरिया। पब्लिक पागल हो गई यार, वाकई में यार 5 दरिया ऐसे बह रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, सारी दुनिया का पानी पाकिस्तान में आ गया। अब उसका नतीजा क्या हुआ? आपने हमें ब्रेन वॉश कर दिया कि हम कुदरती वसाइल से माला माल हैं। पूरा दिन अमेरिकन सदर पाकिस्तान के नक्शे पे शटापू और डब्बू खेलता रहता है, उसको पूरा दिन जेलसी होती है पाकिस्तान को देखकर, इनके पास इतने वसाइल क्यों आ गए। उससे हमारे अंदर इंप्रेशन क्रिएट हो गया। कैसा? जैसे वो एक बच्चे के साथ बचपन में मेरी लड़ाई होती थी। मैं जब भी महंगा खिलौना खरीद के लाता था, वो मेरे खिलौने को देखकर कहता था, अरे तुम्हारा खिलौना कोई चीज़ नहीं, मेरा ये सस्ता खिलौना साइज में भी बड़ा है, इसमें रंग भी ज़्यादा है, तुम बेवकूफ़ हो। तो इससे क्या हुआ? एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया, ख्यालात का एक, जिसे आप कहें कि तलातुम क्रिएट हो गया। अब इस मौजू के ऊपर मैंने मजीद बात करनी है और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आता हूं, अपनी जारी रखूंगा। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैं बात कर रहा था, जाहिर बात है कभी कभार मैं जज्बाती हो जाता हूँ और हो भी गया था, और कुछ लोग समझते हैं कि मेरा जज्बाती होना जायज़ भी है। खैर, इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तवानाई बहरान पैदा हुआ है, मसनूई है, ख़ुद पैदा करदा है, वसाइल की मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ है, या सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड माफियाज़ की वजह से हुआ है। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब मसूद नकी साहब, साबिक चेयरमैन काटी, साबिक सदर काटी भी रहे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। मसूद नकी साहब, मैं चाहूँगा जायज़ा आप खुद ही पेश करें, क्योंकि बुनियादी तौर पर सवाल के महरक़ात तो मैंने पेश कर दिया आपके सामने। जी अच्छा, आप जैसे बात कर रहे थे अभी शुरू में, आपने कहा मैं जज्बाती हो जाता हूँ। जी। असल में ये सिर्फ आप अकेले नहीं हैं जो जज्बाती हो जाते हैं, ये पूरी इंडस्ट्री जो है और पूरा ट्रेड जो है वो इस वक्त जज्बाती हुआ है इस इशू को लेकर के, जहाँ पे आप जिसका नाम देते हैं तवानाई बहरान। और इसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब इसमें कोई लोगों का इंटरेस्ट शामिल है, या कुछ लोग जो है वो अपने सेल्फ उस पे या अपने पॉलिटिकल मोटिवेशन के लिए, ये सब चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए, ख़ास तौर पर डिसीजन मेकर्स को, लेजिस्लेटर्स को, ओगरा को, वापडा को, जो और दूसरी मिनिस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो यूटिलिटी कंपनीज़ हैं, इन सब को ये समझना चाहिए कि
मुल्क में इंडस्ट्री को चलाने के लिए, इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, आपके वोटर्स के लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए अगर आप ऊपर नहीं ले जा सकते तो इंडस्ट्री जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। उस पे आप अगर प्रायोरिटी में लिस्ट पे नंबर 1 रखेंगे तो आपके शुमाली इलाका जात हों या आपके वोटर्स का कोई भी हलका हो या किसी भी जगह पे फर्टिलाइज़र हो या जिसको भी आप कह लें, या यूटिलिटी कंपनी को आपने, बिजली बनाने वाली कंपनी को अगर आपने गैस देनी है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जब समझ में आ जाएंगी तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से मैनेज करना आ जाएगा। ये जो आप बात कर रहे हैं ये मिसमैनेजमेंट है। इस मिसमैनेजमेंट के हम रोज़ाना नए नए किस्से सुनते हैं। आज जहाज़ आ रहा है, आज नहीं आ रहा, आज लाइन डल रही है, आज नहीं डल रही है, अभी टर्मिनल तैयार हो रहा है, अभी नहीं तैयार हो रहा, 200 इसको दे देना है। मैं 200 ये टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जो लोग समझते हैं ये MMCFD एक यूनिट है जिसके तहत गैस जो है वो नापी जाती है, जिसका पैमाना है। तो 200 इनको देनी है जी, 400 वहाँ दे देंगे, यहाँ से लाइन बस्ट हो गई, ये फील्ड बंद हो गई, जहाज़ लगा नहीं है, वो उन्होंने बैकआउट कर दिया। ये सारी चीज़ें जो है ना ये इंडस्ट्री के लिए कातिलाना हमला है। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये कातिलाना हमले हैं जो पे दर पे होते चले जा रहे हैं। आप एक नोटिस निकालते हैं कि जी 1 तारीख से ये हो जाएगा, आपके पास ये है तो ऐसे करेंगे। यानी कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक चीज जो कंसिस्टेंसी के साथ 5 साल के लिए पॉलिसी अनाउंस हो करके आप कहते हैं कि जी इस रेट में गैस मिलेगी, इस रेट में बिजली मिलेगी, आपको अंडरटेकिंग के तहत रेट जो है वो तय कर लिया जाता है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी आपको मिलेगी या यूटिलिटी गैस आपको मिलेगी। उसके बाद फिर नई नई कहानियाँ, नए नए किस्से। तो ये जो जज्बात है ना आपके, जो आप बात कर रहे थे, ये पूरी इंडस्ट्री के जज्बात हैं। कोई इजहार कर पाता है, किसी के पास मौके मौजूद हैं, किसी के पास नहीं है। आपके पास टीवी चैनल है, आप बात कर लेते हैं। आप हमारे जैसे लोगों को जो अपनी तकलीफ़ का, दुश्वारी का इजहार कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं। इन सारी चीज़ों में जो अहम बात है वो ये है, प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइज करके ये तय कर लेना है कि जी इस इंडस्ट्री को, इस सूबे में, इस शहर में, इस सेक्टर को इतनी गैस चाहिए है। एक दफ़ा डिसाइड कर लो ना भाई। 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने अर्सा लगेगा ये? आप कहते हैं जी नेचुरल गैस जो है वो डाउन होती जा रही है। आज पता लगा आपको? मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ कि नेचुरल गैस जो है वो इंडिजीनियस जो है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन मसूद नकी साहब, यहाँ पे कंफ्यूजन आप देखें ना, 90s के अंदर हमें घोल के पिलाया गया हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट के तहत कि जी पाकिस्तान जो है वो रिप्लेस करेगा तमाम फॉसिल फ्यूल्स को विद नेचुरल गैस। ये बड़ा अच्छा ईंधन है, बहुत सस्ता है, इंडिजिनस है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। फिर सडनली पॉलिसी चेंज होती है जब रियलाइजेशन आती है कि पाकिस्तान के पास तो कुदरती वसाइल या कुदरती गैस नहीं है। तो अब देखें ना, ये इसके लिए आपके ख्याल से स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर फैक्ट स्टेट नहीं करने चाहिए इनको? मैं आपको ना बड़ी सिंपल सी बातें करता हूँ, कारोबारी बात है ये। हाँ, मुझे आज अगर आप ये कहें कि जी एक नई मिल लग गई है और उसका यान जो है वो बड़ा सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी, वो जून में आ जाएगी, आपके पास मिल का यान आ जाएगा। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जी इस तरफ क्रॉप जो है वो बड़ी टाइट हुई है और ऐसा ज़बरदस्त हुआ है, बम्पर क्रॉप है, और आपको जो है वो प्राइसेस जो हैं वो डाउन हो जाएंगे और जुलाई में तो आपको, मई में तो ऐसा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह, ये कानों को भली लगती हैं, ये गज़लें हैं, ठीक है जी, ये गज़लें हैं, ये नज़में हैं, ये कानों को भली लगती हैं। मैं कारोबार में कभी ये नहीं कर सकता कि अपना जो यान मुझे अपनी प्रोडक्शन के लिए जो अपना केमिकल या रॉ मटेरियल चाहिए मैं उसको कवर ना करूं। ये मुझे कवर करना ही होगा। मुझे समंदर से आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो समंदर से गैस का निकल आया, ठीक है जी। ये वाली फील्ड से जो है वो 100 MMCFD निकलेगा, इससे 200 निकलेगा, उससे 500 निकलेगा। खुदा के बंदों, जब निकलेगा, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सेट हो जाएगी, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उससे मैच कर जाएगा, जब मिलेगा ना। अभी आपको इस मुल्क में गैस की जितनी कैपेसिटी है उसका आपको पता है, उसका इंतज़ाम करके रखो। ये सियासी बयानात होते हैं ना, ये इतना निकल गया, 1000 MMCFD, 500 MMCFD, ऐसे बातें करते हैं जैसे कोई मतलब चाट की दुकान पे है कि कोई ऑफर्स लगी हुई हैं। ये जो मुबारकें भी ले ली, ये लड्डू भी खा लिए, गुलाब जामुन भी खा लिए, इतने खुश हुए, पूरा पाकिस्तान खुश हो गया कि दुनिया का पता नहीं दूसरा या तीसरा बड़ा गैस का जखीरा मिल चुका है।
ये तो अब आपने बताया गजलें हैं। ये गजलें हैं ना, आज की तारीख में क्या है, वो मक्ता खत्म हो गया, अब उसके बाद जो है तालियां वालियां सब डंडोरे खत्म हो गए, अब रो रहे हैं बैठे हुए, इंडस्ट्री का परेशान हाल है। आप दुनिया के दूसरे मुल्कों से कंपैरिजन करें अली नासिर साहब, आपको देखना चाहिए कि आज दुनिया के दूसरे मुल्क जिन्होंने आपके बाद ऑर्गेनाइज्ड एक्सपोर्ट शुरू की थी, उन्होंने अपने विजन आपके बाद बनाए थे, जो पैदा भी आपके बाद हुए। वियतनाम रीबॉर्न 1985 में इंडस्ट्री दोबारा लगनी शुरू हुई है साहब, आपने देखा क्या? और आज आप देखें वियतनाम कहाँ है, आप बांग्लादेश को देख लें, बड़ी शर्म की बात है। वो कोई मुझे बता रहा था कंबोडिया के फिगर्स, कंबोडिया हैरान रह गया, मैंने कहा कंबोडिया के इतने अच्छे फिगर्स। मालिक हैं कंबोडिया के पास तो मेरे ख्याल है समंदर भी नहीं है, शायद पोर्ट भी नहीं है। माय पॉइंट है, कंबोडिया जो है वो आपसे, वियतनाम आपसे आधी आबादी आधा रकबा, ठीक है जी, वो क्वार्टर आबादी क्वार्टर रकबा, नो पोर्ट्स नथिंग, वो कहाँ पहुंच रहे हैं? और आप कहते हैं कि जी हम दुनिया के 5वें कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री। सर क्या करेंगे आप इस कॉटन का, जब आपके पास उसको वैल्यू एडिशन करने के लिए नहीं, आपने यार्न को बना करके यार्न सेल करना। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस ये कह रहे हैं कि धागा बना के धागा बेचने के चक्करों में लगे हुए, वैल्यू एडिशन की जानिब आए। ये बात भी हम करेंगे क्योंकि ये भी एक फ्रिक्शन है जो कौन सी वैल्यू एडिड और कंपोजिट वालों के दरमियान एक फ्रिक्शन सी चल रही है। उनकी तंजीम अलहदा उन्होंने बना रखी है। वो कहते हैं जनाब 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में। मसूद नकी साहब से पूछेंगे उसकी हकीकत क्या है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब तवानाई के शुबे पर बात हो रही थी और फिर ज़ाहिर बात है गुफ्तगू का महवर थोड़ा सा टेक्सटाइल की जानिब आया। तो टेक्सटाइल की जब भी बात हो मैं कोशिश करता हूँ इस पर ज़रूर गुफ्तगू हो। तो मसूद नकी साहब अब बात यह कि थोड़ी सी फ्रिक्शन मौजूद है। अभी जब हम नुमाइंदा तंजीम बुलाते हैं कंपोजिट वालों की तो वो कहते हैं कि साहब वैल्यू एडिशन तो हम भी कर रहे हैं, ठीक है हम यान बना रहे हैं, लेकिन सारी रिसोर्सेज हमारी तरफ डाइवर्ट कर दी जाएँ तो कोई बुराई नहीं। और हमारी उनका कहना यह था कि ना 5 उंगलियाँ घी में सर कढ़ाई में हम मानने के लिए तैयार हैं और ना इनकार करने के लिए तैयार हैं। हमें बिजली के नर्ख में भी रियायत मिल गई, हमें पैकेज भी बड़ा। आप वैल्यू एडिशन को भी इसी तरह का पैकेज मिला है, बिल्कुल मुतमईन है लोग, क्या कहते हैं आप? देखिए पैकेज मिलना जो है ना, मेरे नज़दीक मुझसे अगर कहेंगे कि जी आपको 2 रुपए जो है वो बिजली में और इसका रेट फिक्स हो गया, ये अगर फिक्स हो जाए और किसी रेट पे भी हुआ, जब ये 1034 रुपये पे था या 953 पे था और जो अब फिक्स हो गया, इसमें कोई रोना रुलाना नहीं है, कोई मारधाड़ नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है और वो ये है कि एक दफ़ा कंसिस्टेंसी के साथ पॉलिसी बना के बता दीजिए कि ये आपको 5 साल तक ऐसे होगा। जैसे आपने 2025 की पॉलिसी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करा दीजिए। उसमें जो नॉर्म्स हैं, उसमें जो पॉइंट्स हैं, वो भी अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं पूरे होते, आप कहते हैं जी कि जी आप यूटिलिटी कंपनी से बिजली ले लें, अगर आपके पास गैस की कमी है या आप ऑल्टरनेट सोर्स जो है वो ले लें, वहाँ अनइंटरप्टेड सप्लाई नहीं है, इंडस्ट्री चलाएंगे कैसे? और जहाँ है आप बात कर रहे हैं कंपोजिट यूनिट्स की, आप बात कर रहे हैं वैल्यू एडिशन की, देखिए समझने वाली बात है। आप किसी एक चीज़ को, मैं चूँकि टेक्सटाइल में हूँ, मैं चूँकि डेनम में हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ सीधे सीधे एग्जाम्पल से कि आपका $1 जो है इस प्रोसेस से गुजरने के बाद वो $10 हो जाता है। 1 किलो कॉटन जो है अगर $1 की है, मैं साफ अल्फाज में एक्चुअल रेट के बजाय मैं आसान अल्फाज में आपको बताता हूँ कि अगर 1 किलो कॉटन $1 की है तो 1 किलो गारमेंट जो है वो $10 का होता है। राइट। अब ये आप समझ लीजिए, इससे आपको जाहिर है उसमें मटेरियल लग रहा है, उसमें मैन पावर लग रहा है, उसमें दूसरी चीज़ें लग रही हैं, सब हो करके, लेकिन इसमें मुल्क को क्या फ़ायदा होता है? मुल्क को फ़ायदा ये होता है कि आपकी टोटल जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंटैक्ट हो जाती है। अगर आपने इस एरिया पे जहाँ पे $1 को $10 बनाना है तो आपको लोग तो चाहिए ना। आप वो जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला सिलसिला है, जो सबसे बड़ी गेम है, वो आपकी खुद ब खुद से जो है ना वो इम्प्रूव होती चली जाती है और आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल जो हैं वो कम से कम होने शुरू हो जाते हैं। नंबर 1
ठीक है, मैं अभी दूसरा नंबर जो है वो पहला नंबर जो है उसको दूसरे पे लेके आ रहा हूँ। दूसरा ये कि आपका मुल्क चलता कैसे है साहब? आपका मुल्क चलता है बैलेंस ट्रेड से। Yes. फॉरेन एक्सचेंज आपके पास जितना खर्च हो रहा है और जितना आपके पास अर्निंग हो रही है उसको आप बैलेंस कर लेंगे, आप खुशहाल रहेंगे, आप दर दर की ठोकरें नहीं खाएंगे, आप फकीर नहीं बनेंगे, आप भीखे नहीं मांगेंगे, हाँ, बिल्कुल सही बात है। आप फॉरवर्डिंग एयर्स जो है वो उनके इंटरेस्ट नहीं दे रहे होंगे। तो आपको अगर अपने मुल्क को चलाना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा चाहिए, तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? सिंपल सी बात है ना। फिर अब तीसरी चीज़ पे आ जाइए। तीसरी चीज़ ये है कि आप एट सोर्स टैक्स काटते हैं 1% या 1.25%, अगर हम दूसरा भी इसमें एक्सेस लगा लें तो आप मुझे ये बताइए कि $1 पे जो टैक्स आपको मिलता है एट सोर्स मिलता है। मेरी जेब में पैसे बाद में आते हैं, पहले सरकार को पैसे चले जाते हैं ना, हम हैप्पी विद इट कि भाई ठीक है ऐसे ही चलाओ। तो $1 पे जो टैक्स आ रहा है वो ज़्यादा मुनासिब है या $10 पे जो टैक्स आ रहा है वो ज़्यादा मुनासिब है? आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, आपके PSDP के मसले हैं, आपके जो बड़े नहीं, इस पॉइंट पे आपको रोकना चाहूंगा, ये जो आपने अहम बात की। स्टिल the authorities or the regulators or the ones who are collecting taxes say that the exporters are thieving us. इनको अभी भी जो है ये आपने जो फिक्स टैक्स रजीम लगाई हुई है या एडवांस टैक्स इनको जो फैसिलिटी दी हुई है ये नहीं देनी चाहिए, और वापस देने के सिलसिले के अंदर जब आप लोगों को टैक्स रिफंड लेना होता है तो तब आपको लटकाते हैं। ये बात मुझे कुछ समझ नहीं आई, ये इंडिजेशन सी हो गई, इसको एक्सप्लेन करें, ये क्या प्रोसेस है जो आप लोगों को टैक्स करते हैं? देखिए हम वापस उसी बात पे जाते हैं जहाँ पे हमने कहा था कि जी वो जो गज़लें हैं ना, कि जी हाँ ये गज़लें हैं ये, ठीक है, कि जी आपके मुल्क के अंदर इतनी बड़ी गैस का ख़जाना निकल आया। ये जो लोग हैं ना, इनकॉम्पिटेंट लोग जो ये बातें करते हैं कि ये चोर है वो चोर है, मैं आप मुझे कहेंगे जी आप चोर हैं, ठीक है, मैं कहूँगा जी बता दें कैसे चोर हैं। मैं यहाँ से अभी कागज़ निकालता हूँ, आपको बताता हूँ, इतना टैक्स देता हूँ, इतना फॉरेन एक्सचेंज लाता हूँ, इतनी एम्प्लॉयमेंट देता हूँ। मैं अगर चोर हूँ तो तुम क्या हो? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर पर ये चोर चोर का गेम क्यों खेलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ये गज़लें, ये कानों को खुश करने वाली, लोगों को खुश करने वाली जो है ना, एक लॉबी को इस काम पे ही लगा दिया गया है कि इनको उलझा के रखो ताकि ये सीधे रास्ते। एक जगह में गया, वो मुझे कह रहे हैं कि ये वो एक्सपोर्टर्स के जरिए ही तो लीकेज हो रहा है, तो हमें जरा देखना पड़ता है ना, इनको इतनी ज्यादा रिलीफ नहीं दे सकते, गड़बड़ कर रहे हैं। ये चोरी के रास्ते जो है पैदा करने का, इसमें ये नहीं है कि देखें हर तरह के लोग हर कम्युनिटी में हैं, हर जगह पे हैं, हर ट्रेड में हैं। हमने वो दौर देखा है जब कमर्शियल एक्सपोर्टर्स को जो है वो संदूक भर भर के पैसे दिए जाते थे, बिलियनर्स हो गए, जो दे रहे थे वो भी और जो ले रहे थे वो भी, जाली फ्लाइंग इनवॉइसेस वाले। उस वक्त जो है वो सबकी आंखें बंद थी। उसके बाद फिर सब उछलना शुरू हो गए, बिजनेसमैन चोर है। अरे भाई ऐसे लोगों को मुंह लगाते क्यों हो? ऐसे लोगों को अपने करीब लाते क्यों हो जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है? अच्छा, EDF वालों ने कितनी यूनिवर्सिटियां खोली सर आप लोगों के लिए? उन्होंने कहा कि हम ये पैसे इस मद में लेंगे कि आपको एक्सपोर्ट डेवलपमेंट करेंगे, कोई आपको प्रोफेशनल्स बना के दिए, मास्टर्स दिए आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केटिंग के, कहते हैं ना EDF हमने की, कोई आप लोगों को साइंसी तहकीक का इदारा बना के दिया, कोई क्वालिटी कंट्रोल के लिए कोई खास चीज़। मैं खाली जानना चाह रहा हूँ। लेकिन आप मुझे फिर मैं गजलों का जिक्र कर रहा हूँ, अभी मैं आपके साथ पूरा गजल का प्रोग्राम कर रहा हूँ, गजलें सुनाने के काम पे लगा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर इस फंड्स के फैसले होते हैं। जो 0.25% EDS जो आगे जाकर के EDF हो जाता है, जी जी, वो EDF जो है उसके फैसले करने के लिए वहाँ पे लोग बैठे हैं, और वो लोग जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के भी उसमें बैठे हुए हैं, सरकारी लोग भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी है, ये मिल के फैसले करते हैं। तो अगर मैं ये गज़ल सुनानी शुरू करूँगा, अगर मैं ये गज़ल नहीं, बस आपने इशारे से बोल दिया गज़लें, आपने तायद कर दी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं, गुफ्तगू करेंगे। देखें फ्लड रिलीफ के नाम पे बहुत सारे पैसे चले गए, कभी किसी नाम पे। बात यह है कि जैसे अभी मसूद नकी साहब भी हमारे फाजिल मेहमान बता रहे हैं कि ये एक तरह का गज़ल प्रोग्राम बना दिया जाता है जो कानों को सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में दिखाई नहीं देता। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी, मसूद नकी साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाबे वाला ये मामलात मईशत के कैसे हल होंगे। मुख्तसरन मैं चाहूँगा कि हमारी मईशत का जायज़ा और मुस्तकबिल के लिए एक जो कयास तो मैं नहीं कहूँगा उसे, लेकिन एक प्रेडिक्शन ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। मसूद नकी साहब आपकी जानिब आता हूँ, ज़रा मुझे बताइएगा थोड़ा सा आप कि फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे देख रहे हैं आप?
देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी फ्यूचर में आज अगर मैं बात करूंगा 3 फरवरी 2021 को, तो शायद मैं 3 फरवरी 2010 में जो बात कर रहा हूँगा वही बात है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली हमने अपने प्लान्स को, अपने विज़न को, दो चीज़ें होती हैं दुनिया के अंदर जो बहुत ज़रूरी हैं और ये हमने सीख ली हैं, और ये मैं चाहूँगा कि मैं शेयर करूँ आपके साथ और आपके व्यूअर्स के साथ, कि एक आप विज़न कहते हैं कि जी विज़न आपका जो है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, बट उस विज़न के बाद जो है ना वो रोड मैप होता है एक। उस विज़न को आपको उस जगह पहुंचने के लिए कि आपने 2015 में पहुंचना था, 2020 में पहुंचना था, या आप 2025 में पहुंचना है, वो जो आप लिखते हो, जो आप लिखते हो उसके आगे HOW, हाउ एक और लिख दो कि ये पूरा कैसे करोगे। और वो जो हाउ है ना, उसके बगैर कुछ नहीं होता। जैसे कहते हैं जी रोड मैप बना लो, रोड मैप इज सो इम्पॉर्टेंट कि जी आप कहते हैं मैं $50 बिलियन की एक्सपोर्ट कर दूंगा, कैसे कर दोगे आप? इस गैस के साथ कर दोगे, इस बिजली के साथ कर दोगे, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कर दोगे, इस पॉलिसी के साथ कर दोगे जहाँ पे वैल्यू एडिशन जो कुछ है ही नहीं, किसी औकात ही नहीं है। तो आपको ये जो फ्यूचर की बातें हैं ना, जो आप कहते हैं कि जी अगले 5 साल में क्या होगा, आपका विजन क्या है, जिन लोगों ने विजन लिखे, जिन लोगों ने ये तय कर लिया कि जी हम $40 बिलियन और $50 बिलियन कर लेंगे, उन्होंने हाउ पे काम करना शुरू कर दिया और एक दफ़ा तय कर लिया कि जी ये लिखा गया, ये पूरा होगा। आज आप उनको देख लें, आप $250 बिलियन की एक्सपोर्ट्स को आप देख लें, आपसे आधा मुल्क है, आपसे 10 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और उसका ग्राफ जो है वो 20, 25, 30% पे चल रहा है। आपका ग्राफ पिछले 10 साल से, बात शर्म की, रुसवाई की है, लेकिन सच है कि 10 साल से आप तो वहीं के वहीं खड़े हुए हो। अब आप ये सवाल आज जो कर रहे हैं अली नासिर साहब, इसका जवाब किसी के पास ही नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। वो इसलिए नहीं है कि दुनिया की, पूरी दुनिया की डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये पूरा एक ऐसा कर्व आया है जिसमें प्लानिंग एंड विजन जो है वो पॉज पे आ गया। मेरी ज़िंदगी में कभी, 40 साल से मैं कारोबार में हूँ, मेरी ज़िंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि हमने बग़ैर प्लानिंग के कोई काम किया हो। जब प्लानिंग करते हैं, जब प्रोजेक्शंस करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है, कुछ डाटा उठाते हैं। अब ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन हो गई है जो दुनिया में कभी नहीं हुई, उसकी बेस के ऊपर प्लानिंग कैसे होगी? इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की भी ज़रूरत है। आने वाले दिनों के अंदर दोबारा भी कोशिश करेंगे मसूद नकीब साहब को हम मदऊ करें। उसकी वजह यह है कि ये जो पॉइंट उन्होंने